Hello students, today we are discussing about chapter number 5, okay? And the name of this chapter is समय व चाल तथा उनकी माप, okay? चलिए स्टार्ट करते हैं। संसार में समय पर विचार विशेष महत्व रखता है, ठीक है। मतलब समय पर जब हम चर्चा करते हैं तो वो एक विशेष महत्व रखता है। समय का विज्ञान इतना पुराना है जितना कि मानव सभ्यता। प्राचीन काल में ही मनुष्य सूर्योदय व सूर्यास्त, दिन रात, चांद की कलाएं, मौसम परिवर्तन आदि का आकलन कर चुका था। मतलब प्राचीन काल से ही ये सब चीज़ें चलती हुई आ रही हैं। वह दो घटनाओं के होने में लगने वाले समय को जानने के लिए बहुत जिज्ञासु था। वह सूर्य की छाया से, छाया की गति से सौर घड़ी, रेत की मात्रा से रेत घड़ी या ऊपरी मात्रा से निचले पात्र में एक सूक्ष्म छिद्र से गिरने वाले जल से समय मापता था। ओके, लोग प्राय मोमबत्ती के पिघलने के निरीक्षण द्वारा भी समय को मापते थे। ये अलग अलग मेथड्स थे हमें समय को समझने के लिए, ठीक है। प्राचीन घड़ियां भारत में अभी भी मौजूद हैं। उनमें से एक प्राचीन घड़ी जंतर मंतर में देखी जा सकती है, ठीक है। जो जंतर मंतर है वहाँ पे हम देख सकते हैं इस घड़ी द्वारा बताया जाने वाला समय बिल्कुल ठीक है, लेकिन यह सूर्य के छिप जाने पर तथा बादलों वाले दिनों में कार्य नहीं करती, ठीक है। रोमन रेत घड़ी का प्रयोग करते थे, ठीक है। जो रोमन थे वो रेत घड़ी का प्रयोग में करते थे। यह इस सिद्धांत पर कार्य करती थी कि सारी रेत ऊपरी खंड से निचले खंड में एक निश्चित समयांतराल में गिरती है। निश्चित समयांतराल समय की माप की इकाई था जिससे साधारणतः घटना कहते थे, ठीक है। तथा रेत घड़ी को कांच घंटा कहते थे। ओके, जैसे ही ऊपरी खंड पूरी तरह से खाली होता था तो पुनः समय ज्ञात करने के लिए कांच घंटे को उलट कर दिया जाता था। मतलब ये है, ठीक है। जब ये पूरा रेत यहाँ आ जाता था फिर इसे उल्टा कर देते थे दोबारा से, ठीक है। तो इस तरह से टाइम मेजर करते थे। ओके, नेक्स्ट है जयपुर के महाराजा जय सिंह द्वितीय। ओके, महाराजा जय सिंह द्वितीय का जन्म राजस्थान में सन 1686 ईस्वी में हुआ था। 13 वर्ष की आयु में वे अंबर के सिंहासन पर बैठे। 15 वर्ष की आयु में ही सवाई शीर्षक से सम्मानित किए गए, जिसका अर्थ है सवा, एक तथा एक चौथाई। महाराजा जयसिंह एक महान ज्योतिष, शिल्पकार तथा गणितज्ञ थे। ओके, उन्होंने 5 जंतर मंतर बनवाए थे, जिनमें से 4 उज्जैन में, वाराणसी, जयपुर व दिल्ली में हैं। मथुरा का जंतर मंतर ज्यादा समय तक नहीं रहा। उन्होंने स्वयं 3 प्रमुख उपकरण, सम्राट यंत्र, राम यंत्र, जयप्रकाश बनाए थे। सम्राट यंत्र जो है वो एक सौर घड़ी थी, ठीक है। यह आधे मिनट तक समय शुद्धता से माप सकती थी। उन्होंने सन 1727 ईस्वी में जयपुर शहर स्थापित किया था, जो शहर निर्माण तथा शिल्पकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। जयपुर में देखिए कारीगरी बहुत होती है, तो वो इन्हीं की वजह से था। ज्ञान का विकास होने पर लोगों ने समय को मापने के लिए बेहतर यंत्रों का उपयोग शुरू किया था। आजकल लोग समय को मापने हेतु आधुनिक घड़ियों का प्रयोग करते हैं, जो कि बिल्कुल सही समय बताती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है समय तथा इसकी माप। 2 क्षणों के अंतराल को समय कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी को अपने कक्ष के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय 1 सौर दिन होता है। पूरे संसार में समय का मानक मात्रा जो है वो सेकंड होती है, ठीक है। समय की बड़ी इकाइयां जो है मिनट होती हैं, घंटा व दिन है। बहुत सारे समयांतराल को प्रदर्शित करने के लिए माह और वर्ष भी समय की इकाई को ही प्रदर्शित करते हैं। कहते हैं ना कि महीने हैं, मंथ्स हैं, ओके, या फिर ईयर्स हैं, तो वो समय ही बताती हैं, ठीक है। अपने अक्ष के चारों ओर पृथ्वी का घूर्णन एक दिन में पूरा होता है तथा सूर्य के चारों ओर एक चक्कर घूमने में पृथ्वी को जितना समय लगता है उसे 1 वर्ष। अब आप कहते हैं पृथ्वी जब अपने पूरे चारों ओर घूमती है, ठीक है, तो वो एक पूरा राउंड लेती है तो दिन और रात होते हैं। और जब सूर्य के पूरा एक राउंड कंप्लीट करती है तो वो पूरा 1 साल हो जाता है, ठीक है। एक यांत्रिक कलाई घड़ी में एक संतुलन चक्र इसकी सुइयों की गति को नियंत्रित करता है। संतुलन चक्र ठीक वैसे ही कार्य करता है जैसे कि दोलन घड़ी में दोलक। यह समय को सेकंड, मिनट, घंटों में माप सकती है। इनके द्वारा मापा जाने वाला सबसे कम समय क्या होता है? सेकंड होता है, ठीक है।
खेल तथा प्रयोगशालाओं में बहुत छोटे छोटे समय को मापने हेतु स्टॉप वॉच के रूप में डिजिटल घड़ियां प्राप्त हैं। इन घड़ियों में समय स्क्रीन पर अंकों के रूप में पढ़ा जा सकता है। एक स्टॉप वॉच जो है वो सेकंड के 1/10 भाग तक समय को माप सकती है। ठीक है, इन दिनों डिजिटल घड़ियां स्टॉप वॉच के रूप में प्राप्त है जो प्रकृति में इलेक्ट्रॉनिक होती हैं। ये घड़ियां अपना इच्छा से शुरू व बंद की जा सकती है, मतलब जब हमें इसे शुरू करना हो शुरू कर सकते हैं, जब इन्हें बंद करना हो बंद कर सकते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक परमाणु घड़ी का प्रयोग करते हैं क्योंकि ये सेकंड के 1 करोड़वें भाग तक शुद्धता से माप सकती हैं। ओके, नेक्स्ट आता है आपके गैलीलियो गैलीली। अब ये गैलीलियो गैलीली कौन थे? ठीक है, तो गैलीलियो गैलीली को आधुनिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। ओके, उन्होंने 1583 में पहली विश्वसनीय दोलन घड़ी की खोज की थी। उन्होंने खोज की कि एक दोलन करता हुआ दोलक दोलनों को पूरा करने में हमेशा वही समय लेता है जो घड़ी में समय को नियंत्रण करने हेतु दोलक के उपयोग के लिए इसे संभव बनाता है। ओके, दोलक घड़ी के ऊपरी की जो ओर लगी हुई सुई की क्रिया के बाद लगातार झूलता रहता है तथा घड़ी की जो सुइयों की गति है उसको भी नियंत्रित करता है। ठीक है, तो समय की इकाई के गुणज तथा उपगुणज, 2 ऋणों के बीच का अंतराल समय कहलाता है, ये हमें पता है। प्राचीन काल में 2 दोपहर के बीच के अंतराल को समय की इकाई समझा जाता है तथा इसे एक सौर मतलब दिन या दिन कहते हैं। ठीक है, एक सौर दिन 24 बराबर भागों में बांटा गया है। प्रत्येक भाग 1 घंटा कहते थे। ठीक है, 1 घंटे को फिर 60 भागों में बांटते थे। ठीक है, तथा प्रत्येक भाग को 1 मिनट कहा जाता था। ठीक है, पुनः मिनट को 60 बराबर भागों में बांटा गया तो प्रत्येक भाग को सेकंड किया गया। ओके, तो सेकंड को समय का एसआई मात्रक जो है वो हमें लिया गया था जो कि एक सौर दिन के 1/86,400 वे भाग के बराबर था। अतः यह निष्कर्ष निकला कि एक सौर दिन में 24 घंटे। ठीक है, ओके, मतलब एक दिन में 1 डे में कितने आवर्स हो गए? 24 आवर्स हो गए। ठीक है, इसके बाद है 1 घंटे में 60 मिनट, मतलब 1 आवर में कितने मिनट? 60 मिनट हो गए। ठीक है, देन 1 मिनट में हमारे कितने सेकंड हुए? 60 सेकंड्स हो गए। ओके, तो अगर हम पूछें एक दिन में कितने सेकंड्स होंगे तो क्या होगा? 24 × 60 × 60। ठीक है, 24 × 60 × 60 × 60 हो जाएगा। तो ये आ गया 86,400 और ये क्या है? एक सौर का 1/86,400 वार। ठीक है, समय के बड़े मात्रक वर्ष, दशक, शताब्दी और मिलेनियम है। ठीक है, समय के बड़े मात्रकों का एसआई जो मात्रकों से संबंधित नीचे दर्शाया है। 60 सेकेंड 1 मिनट, 60 मिनट 1 आवर और 24 आवर्स मतलब घंटे एक सौर दिन होता है। ठीक है, इसी तरह से एक वर्ष 365 दिनों में कितने होते हैं? 1 वर्ष होता है, पूरा 1 साल होता है। 10 वर्ष का 1 दशक। ठीक है, 10 शतक का मतलब 100 वर्षों का 1 शताब्दी होती है और 10 शताब्दी का मतलब 1000 वर्ष का 1 मिलेनियम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 24 घंटों वाली घड़ी में समय। अब ये 24 घंटों वाली जो घड़ी होती है उसमें समय कैसे देखते हैं? आपने दैनिक जीवन में हम 12 घंटे वाली घड़ी उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि दिन में 24 घंटे होते हैं इसलिए समय को एएम व पीएम में विभाजित किया जाता है। रात के 12 बजे के बाद, ठीक है, तथा दिन के 12 बजे तक हम समय को एएम में तथा दिन के 12 से और रात के 12 बजे तक पीएम में प्रदर्शित करते हैं। ऐसी तो करते हैं हम। उदाहरणार्थ, यदि आप सुबह 7:30 पर विद्यालय जाते हैं तथा इसका अर्थ है कि आप 7:30 AM पर स्कूल जाते हैं। ओके, तथा यदि आप दोपहर में 2:30 पर मतलब 2:30 पर स्कूल से वापस आते हैं तो इसका मतलब है आप 2:30 PM पर वापस आते हैं। ठीक है, AM क्या होता है? एंटी मेरिडियन और PM होता है पोस्ट मेरिडियन। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं जैसे हवाई जहाजों व ट्रेनों में के छूटने में पहुंचने के समय 24 घंटे वाली घड़ी पर व्यवस्थित होते हैं। उदाहरण के लिए 4712 नंबर की रेलगाड़ी मुंबई से दिल्ली के लिए 5.5 घंटे पर
15:30 घंटे पर छूटती है। इसका अर्थ है कि रेलगाड़ी दोपहर में 3:30 मतलब 3:30 पर छूटती है। ठीक है। माना एक हवाई जहाज दिल्ली से बैंकॉक 13:15 पहुंचता है। इसका अर्थ क्या है कि वो 1:15 पर पहुंचता है। 24 घंटे वाली घड़ी अधिक सुविधाजनक होती है क्योंकि इसमें समय के साथ AM और PM को प्रदर्शित नहीं करना पड़ता हमें। ठीक है। 12 बजे के बाद 13, 14, 15, 16 वो पूरा 24 आवर्स की काउंटिंग्स आ जाती हैं। ठीक है। हम अपने जीवन में कई दैनिक क्रियाएं जैसे नहाना, मनपसंद टीवी प्रोग्राम देखने आदि में घड़ी का उपयोग करते हैं। विभिन्न प्रकार के कार्यों में लगने वाले समय को विभिन्न प्रकार से मापा जाता है। प्रायः ऐसा होता है कि विभिन्न प्रकार के लोग एक ही प्रकार की क्रिया को करने में विभिन्न समय लेते हैं। ठीक है। मतलब एक ही काम को अलग अलग टाइम लेते हैं लोग। विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में लगने वाले समय को अर्कांतिक तालिका में दर्शाया गया है। देखिए, जैसे दांत साफ करने में 5 मिनट, नहाने में 10 मिनट, नाश्ते में 15 मिनट, एक गिलास गर्म दूध पीने में 5 मिनट, सुबह का भोजन करने में 20 मिनट, रात का भोजन करने में 20 मिनट। ठीक है। टेबल टेनिस की एक पारी खेलने में 6 मिनट। ठीक है। तो ये नॉर्मल सी जो है वो टाइम है जो नॉर्मल होता है। ठीक है। अब आती है हमारी गति क्या होती है। ठीक है। पिछली कक्षा में आप पढ़ चुके हैं कि यदि कोई वस्तु समय के साथ साथ अपनी स्थिति बदलती है तो वह वस्तु को गतिमान कहा जाता है। मतलब समय के साथ वो जब चेंज करती है तो वो गति कहलाती है। आप यह भी जानते हैं कि कोई वस्तु किसी अचल वस्तु के सापेक्ष गतिमान हो सकती है, अर्थात एक तीसरी अन्य वस्तु के सापेक्ष स्थिर या अचल हो सकती है। ठीक है। उदाहरणार्थ, आप एक रेलगाड़ी में सफर कर रहे हैं। आप पटरी के दूसरी तरफ खड़े व्यक्ति के पास से गुजरते हैं। व्यक्ति आपको तथा ट्रेन में बैठे प्रत्येक को गतिमान अवस्था में देखेगा, किंतु ट्रेन में बैठे आपस गला जो उनके आपसे अगला व्यक्ति है आपके सापेक्ष गतिमान होगा। ठीक है। नेक्स्ट होगा आपका सजीवों व निर्जीवों में गति। अब जो सजीव हैं और जो निर्जीव हैं उनमें गति कैसे होती है। आप स्वयं जानते हैं कि सभी सजीवों में गति होती है। मतलब जिनमें भी जान होती है, जो ब्रीथिंग करते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है, जिनमें लाइफ है, वो गति में करते हैं। ठीक है। वे गति करने के लिए अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए विभिन्न प्रकार के अंगों का प्रयोग करते हैं। रेंगने वाले कीट अपनी टांगों का, जंतु जैसे भालू, बिल्ली, गाय, शेर आदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने हेतु टांगों का प्रयोग करते हैं। मछली अपने पंखों से तैरती है, पक्षी अपने पंखों की सहायता से उड़ते हैं तथा मनुष्य गति के लिए अपनी टांगों का प्रयोग करते हैं। विभिन्न प्रकार के जंतुओं में गति देखी जा सकती है। ठीक है। पौधे भी सजीव होते हैं लेकिन वे कोई दृश्य गति प्रदर्शित नहीं करते। हम जानते हैं कि पौधे वृद्धि करते हैं तथा एक शिशु पौधा कुछ समान समय अंतराल में एक वयस्क पौधा बन जाता है। निश्चित ही पौधों में भी गति होती है। पौधों का जड़ तंत्र धीरे धीरे पृथ्वी में नीचे की ओर जाता है, जैसे इनका तना तंत्र ऊपर की ओर वायु में बढ़ता है। पौधों में दृश्यात्मक गति नहीं होती क्योंकि उनकी गति इतनी मंद होती है कि आंखें समय के लघु अंतराल में इसे नहीं देख पाती। उनका जो भाग है वो प्रकाश व जल के चारों ओर गति प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। सूरजमुखी का पुष्प अपने मुख को सूर्य के साथ साथ पूर्व से पश्चिम की ओर भी घुमाता है। ओके। आप जानते हैं कि निर्जीव वस्तुएं भी गति करती हैं। ठीक है। वो मोशन करती हैं लेकिन इनकी गति स्वयं नहीं होती, अर्थात वे स्वयं नहीं चलती। इन्हें गति करने के लिए ऊर्जा के कुछ बाह्य स्रोतों की आवश्यकता होती है। उदाहरण, विद्युत उपकरण जैसे पंखे, मिक्सर गति करते हैं जब उन्हें विद्युत द्वारा चालू किया जाता है। मतलब जब उन्हें इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है तो वो चलते हैं। हॉकी व क्रिकेट में चोट मारने पर गेंद गति करती है। इससे हमें अपनी स्वयं की ऊर्जा को हॉकी द्वारा या क्रिकेट बैट द्वारा स्थानांतरित कर देते हैं। कार व बसें पेट्रोल की ऊर्जा द्वारा चलती हैं, ये आपको पता है। ठीक है। तथा विद्युत उपकरण विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति होने पर चलते हैं। इस अध्याय में आप गति के सरलतम प्रकाश के बारे में अध्ययन करेंगे कि एक सीधी रेखा के चारों ओर गति करती है। इस प्रकार की जो गति है को गणित की सरल समीकरणों व ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कैसे करते हैं। ठीक है। देखिए, एक गतिमान वस्तु के गुण क्या होते हैं। ओके।
तो दी हुई गतिमान वस्तु की स्थिति का निर्धारण करने के लिए एक स्थिर बिंदु वस्तु का होना आवश्यकता है। सेकेंड, दी हुई वस्तु की स्थिति समय के साथ साथ तथा स्थिर वस्तु के सापेक्ष लगातार परिवर्तित होनी चाहिए। ओके, एक समान गति, एक नॉर्मल गति कैसी होती है? ओके, जब कोई वस्तु किसी रेखा के चारों ओर समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो वस्तु एक समान गति में कही जा सकती है। ठीक है, निम्नांकित चित्र में एक लड़की प्रत्येक सेकंड में समान दूरी तय करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लड़की एक समान गति से साइकिल चला रही है। यहाँ आरंभ किया 1 से बाद, ठीक है, फिर 2 सेकंड से बाद, फिर 3 सेकंड के बाद, मतलब वो सेम स्पीड में चला रही है। ठीक है, तो आपकी निम्नांकित तालिका समय के सापेक्ष लड़की द्वारा तय की गई दूरी को दर्शाता है कि उसने 0 मीटर में 0 सेकंड में 0 मीटर चलाई, 1 सेकंड में 5, 2 सेकंड में 10, 3 सेकंड में 15, 4 सेकंड में 20, 5 सेकंड में 25। ठीक है, अब इसका ग्राफ क्या, नीचे हमने समय लिख दिया, ऊपर हमने मीटर लिख दिया। तो 0 पे 0, ठीक है, 1 पे 5, 2 पे 10, 3 पे 15, 4 पे 20 और 5 पे। तो ये आप देखिए कि हम ग्राफ कैसे बनाते हैं। 1 से 5 आ गया, 2 से 10 आ गया, 15 पे 3 आ गया, 20 पे 4 आ गया और ये 5 आ गया और ये हमारा स्ट्रेट ग्राफ बन गया। ठीक है, एक समान गति से लड़की प्रत्येक समय अंतराल में समान दूरी तय करती है। 1 सेकंड में लड़की द्वारा तय की गई दूरी 5 मीटर है। ठीक है, दूसरे सेकंड में उसके द्वारा जो तय की गई दूरी है वो 10 से 5, 5 से 10 मीटर है, मतलब 5 मीटर ही बड़ी है। ओके, एक समान गति में समय को x अक्ष व दूरी को y अक्ष पर, मतलब एक को x एक्सिस पर रखेंगे, एक को y एक्सिस पर रखकर हम ग्राफ प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब है असमान गति, जो मतलब अलग अलग है, डिफरेंट है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति समय अंतराल में असमान दूरियां तय करती है, जो वस्तु को असमान गति में कहा जाता है। एक साइकिल चालक किसी व्यस्त सड़क पर असमान गति प्रदर्शित करता है। जब एक तेज चलती हुई गाड़ी पर ब्रेक लगाए जाते हैं तो यह असमान गति में ही हो जाती है। अग्रंथिक चित्र में समान समय अंतराल में लड़की द्वारा तय की गई दूरियां असमान हैं, अतः वह असमान गति से चल रही है। ठीक है, तो ये आपको वही बच्ची है 1 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद। ठीक है, तो सीधी रेखा में चलती हुई एक चींटी का अन्य उदाहरण लेते हैं जो कि पूरब दिशा में जा रही है। पहले सेकंड में यह AB 3 सेंटीमीटर दूरी तय करती है। माना चींटी अगले सेकंड में BC पर 2 सेंटीमीटर चलती है, फिर अगले सेकंड में वो 5 सेंटीमीटर चलती है। आप देख सकते हैं कि चींटी एक सीधी रेखा में समान समय अंतराल में विभिन्न दूरियां तय कर रही है। इस प्रकार चींटी की गति को असमान गति कहा जाता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट आता है चाल। ठीक है, तो चाल क्या है? एक कार जो असमान गति में है, हाईवे से गुजरते हुए एक समान गति से चलते हुए एक व्यक्ति को पीछे छोड़ देती है। 2 प्रकार की एक समान गतियां, एक कार की गति तथा एक पदयात्री की गति में अंतर यह है कि कार पदयात्री की अपेक्षा तेज गति से चलती है। एक हवाई जहाज कार की अपेक्षा तेज गति करता है। इसका अर्थ है कि समान समय अंतराल में कार पदयात्री की अपेक्षा अधिक दूरी तय करती है तथा एक हवाई जहाज एक कार की अपेक्षा अधिक दूरी तय करता है। ठीक है, वस्तु जो इकाई समय में एक बड़ी दूरी तय करती है तो तेज चालक से गति करती है। इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा चलाई गई दूरी को हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। ठीक है, एक समान गति करती हुई किसी वस्तु की चाल निकालने के लिए कुछ समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को उस समय से भाग दिया जाता है। इसका मतलब चाल क्या होता है? दूरी अपॉन समय। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम है। यदि चाल को v से, दूरी को s से तथा समय को t से प्रदर्शित करें तो v इज इक्वल्स टू s अपॉन t, और s निकालना है तो v मल्टीप्लाई t और t करना है तो s अपॉन v। ठीक है, चालक के जो मात्रक है वो SI पद्धति में चाल की जो इकाई है वो मीटर पर सेंटीमीटर होती सेकंड है। इसमें मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। यदि तय की गई दूरी बहुत छोटी है तो चाल को सेंटीमीटर
पर सेकेंड लिख सकते हैं, ठीक है, में प्रदर्शित किया जाता है। उदाहरणार्थ यदि हम उस चालक को ज्ञात करना चाहते हैं कि जिसे कोई चींटी या केंचुए गति करता है, यह सेंटीमीटर पर सेकंड में व्यक्त की जाती है। इसके विपरीत यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बहुत बड़ी है तो चाल जो है वो आपकी किलोमीटर पर आर हो जाएगी, ठीक है। अब है चाल के प्रकार क्या हैं। एक है, सबसे पहला आता है एक समान चाल। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, चाहे छोटे समय अंतराल हो, तो वस्तु को एक समान चाल से गति करते हुए कहा जाता है। यदि एक कार 1 घंटे में 30 किलोमीटर दूरी तय करती है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, ओके, ये दिखाया ना कि 4 बजे भी 5 बजे भी एक ही स्पीड में चल रही है, तब यह एक समान चाल से गति कर रही है। इस प्रकार 200 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उड़ता हुआ हवाई जहाज एक समान चाल से गति कर रहा है, ठीक है। फिर है असमान चाल, ठीक है, मतलब जो डिफरेंट होती है। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरियां तय करती है तो वस्तु को असमान चाल से गति करते हुए कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि चित्र में दिखाया गया है कि कार असमान चाल से 40 किलोमीटर चलती है, तब हम इसके द्वारा तय की गई कुल दूरी को लगने वाले कुल समय से भाग देकर औसत चाल की गणना करते हैं। तय की गई दूरी क्या है, 40 + 20 + 30 मतलब 90 है, ओके, तथा कुल समय कितना लगा है, हमें 3 घंटे लगे हैं। तो कार 6 से 7 बजे तक 40 किलोमीटर थी, ठीक है, 7 से 8 तक 8 किलोमीटर और 8 से 9 तक 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो चाल क्या आ जाएगा, तय की गई कुल दूरी अपॉन कुल समय, मतलब 90/3, दैट मीन्स 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। प्रत्येक वाहनों की चाल असमान होती है, वे समान समय अंतराल में असमान दूरियां तय करते हैं, क्योंकि सड़कों की स्थिति की यातायात के कारण ब्रेक लगने पड़ते हैं, ठीक है, मतलब ब्रेक होते हैं, ट्रैफिक बहुत होता है। असमान चाल से चलती हुई किसी गतिमान वस्तु के लिए चाल दूरी संबंध को समझना आसान नहीं है। हम औसत चाल का प्रयोग करते हैं। तय की गई कुल दूरी को लगाने वाले कुल समय से भाग देने पर औसत चाल जो है वो प्राप्त होती है, ठीक है। ये हमारा एक एक्सपेरिमेंट है। तो समान दूरी तय करने में विभिन्न छात्रों की चाल निकालिए, ठीक है। ये देखिए, ये अलग अलग चाल है, ओके। नेक्स्ट है, दिए गए समय में तय की गई दूरी को मापकर विभिन्न छात्रों की चाल निकालनी है, ये आपको मेजर करना है, ओके। चलिए नेक्स्ट हमारे आते हैं उदाहरण मीन्स एग्जांपल्स। ये हमारे कुछ न्यूमेरिकल हैं, ओके। तो श्रीमान कपूर अपनी कार से 150 किलोमीटर की दूरी 2 घंटों में तय करते हैं। कार की गति को एक समान गति मानते हुए इसकी चाल निकालनी है, ठीक है। तो मतलब जो s है वो डिस्टेंस कितनी है, 150, टाइम कितना है 2, तो 150/2 इट मीन्स 45 किलोमीटर पर आवर, 75 किलोमीटर पर आवर, ओके। सेकेंड क्वेश्चन है, एक कार की जो चाल है वो 50 मीटर पर सेकेंड है। कार द्वारा 25 सेकेंड में तय की गई की गणना कीजिए। अब आपको क्या निकालना है, इसमें डिस्टेंस निकालना है। तो v दे रखा है, t दे रखा है, ऐसा हमें पता है v × t, ठीक है। तो v क्या है, 50 है, टाइम क्या है 25, इट मीन्स दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 1250 मीटर आ जाएगी, ओके। नेक्स्ट है हमारा, दो शहरों के बीच में दूरी 332 किलोमीटर है, ओके। एक व्यक्ति कार द्वारा यह दूरी 4 घंटे में तय करता है। तो 4 की आपकी चाल निकालनी है। s दिया हुआ है, t दिया हुआ है, तो v निकाल लेंगे 83 किलोमीटर पर आवर। इसे अब मीटर पर सेकंड में करना है, हमें किलोमीटर पर आवर में दिया है, ठीक है। तो मीटर में, तो 1 किलोमीटर हाउ मेनी मीटर, 1000 मीटर, ठीक है। और सेकंड क्या होगा, तो 1 आवर में कितने सेकंड, 60 × 60 सेकेंड, ठीक है। तो जो आंसर आया है उसको 1000 और 36,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन आपका आंसर जो है वो मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है, एक हवाई जहाज 1868 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है। हवाई जहाज की गति को मानकर इसकी चाल ज्ञात कीजिए। तो नॉर्मल v = s/t, तो हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूले से, ठीक है। नेक्स्ट है, एक लड़की पहले 10 सेंटीमीटर में 40 मीटर, 10 सेकंड में 40 मीटर, अगले 10 सेकंड में 35 मीटर, उससे अगले 5 सेकंड में 25 की दूरी तय करती है। अब लड़की की चाल निकालनी है। तो टोटल हमारी दूरी कितनी होगी, 40 + 30 + 25 मतलब 100 मीटर। समय कितना होगा, 10 ये वाला प्लस
10 प्लस 5 मतलब 25, ठीक है। अब चाल हम क्या निकालेंगे, 100/25 मतलब 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा वेग। ओके, तो देखिए वेग क्या है। एक गतिमान वस्तु की चाल हमें यह बताती है कि वस्तु कितनी तेजी या मंद गति से चल रही है, लेकिन यह गतिमान वस्तु की दिशा नहीं बताती। वस्तु पूर्व पश्चिम या अन्य किसी दिशा में गतिमान हो सकती है, लेकिन यदि चाल के साथ दिशा भी निर्धारित है तो इसे वेग कहते हैं। अतः वेग को निम्नलिखित प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। एक निश्चित दिशा में चाल, ठीक है। वेग का मात्रक वही है जो कि चाल का होता है। ओके, वेग में परिमाण व दिशा दोनों होती हैं। यह एक सदिश राशि है, जबकि चाल एक असदिश राशि है। इसमें केवल क्या होता है, परिमाण होता है, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका यहीं कंप्लीट होता है। ओके, अब इसके हम कुछ क्या देखते हैं, मुख्य बिंदु देखते हैं। ओके, दो क्षणों के बीच अंतराल को समय कहते हैं, ठीक है ना। समय की मानक इकाई सेकेंड होती है। अधिक शुद्ध समय मापने हेतु लोग आधुनिक घड़ियों का प्रयोग करते हैं। एक यांत्रिक कलाई घड़ी में एक संतुलन चक्र सुइयों की गति की नियंत्रण करता है। यह समय को सेकेंड, मिनट व घंटों में माप सकती है, ठीक है। वैज्ञानिक आवड़ी घड़ियों का उपयोग करते हैं जो सेकेंड में 1 करोड़वें भाग का तक शुद्ध मापती है, आपको एक्यूरेट टाइम बताती है, ठीक है। प्रारंभिक बिंदु को यहाँ से कोई वस्तु अपनी गति शुद्ध करती है उसे मूल बिंदु कहते हैं। भारत में 4 सौर घड़ियाँ जयपुर, वाराणसी, उज्जैन व दिल्ली में हैं, ठीक है। सौर घड़ियों को साधारणतः घंटा कांच भी कहते हैं। ओके, सेकंड सौर दिन के 1/86,400 विभाग के बराबर होते हैं, ठीक है। 10 वर्ष एक दशक के, 100 वर्ष एक शताब्दी और 1000 वर्ष एक मिलेनियम के बराबर होते हैं। सभी सजीव गति प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, लेकिन जंतु व मनुष्य में गति दृश्यमात्मक व पौधों में अदृश्य होती है। जब एक वस्तु समान समय में दूरी तय करती है तो यह एक समान चाल में कही जाती है, ठीक है। चाल के साथ साथ दिशा भी निर्धारित होती है, इसे वेग कहते हैं। इसके परिणाम व दिशा दोनों होते हैं, ठीक है। अतः यह एक क्या होता है, सदिश राशि होती है, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका यही कंप्लीट होता है एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।